हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट कुल की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 देखा था, तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला फिगर ऑफ स्पीच जो हमारे इस वीडियो का निकल कर आता है वो है ओनोमेटोपिया। अब सबसे पहले तो इसको प्रोनाउंस कैसे करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम इन 3 लेटर्स को लेंगे, ये है ओनो। फिर उसके बाद हम इन 4 लेटर्स को लेंगे, ये है मेटो। अब यहाँ पर आपने ओ को साइलेंट करना है, देन आपको इसको रीड करना है पिया, यानी कि ओनोमेटोपिया। अब ये ओनोमेटोपिया होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कहती है इट क्रिएट्स द एक्चुअल साउंड, यानी कि जो भी एक्चुअल साउंड होती है, जो भी नेचुरल साउंड होती है, उसको राइटिंग में यूज़ किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे, बट उससे पहले इसका पर्पज़ क्या होता है उसे समझ लेते हैं। इसका पर्पज़ होता है किसी भी राइटिंग को लाइवली बनाना, और उसके अलावा जो रीडर्स है वो उस एक्शन को क्या कर सके, सुन सके, इसलिए ओनोमेटोपिया का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को, ताकि ये बेहतर तरीके से हमें समझ आ पाए। तो हमारे पास एग्जाम्पल आता है द बी बर्स्ड इन द गार्डन। अब यहाँ पर जो ये वर्ड बर्स्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये बी के साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया है, ताकि ये नेचुरल लगे और ये एक्चुअल साउंड लगे। इसी तरीके से जब हमारे सामने दूसरा एग्जाम्पल आया, इसमें हम देख रहे हैं द क्लॉक वेंट टिक टॉक ऑल नाइट। अब जो ये टिक टॉक वर्ड यूज़ किया गया है, जब घड़ी की सुई चलती है, जब क्लॉक हमारे सामने फंक्शन करना शुरू करती है, काम करना शुरू करती है, तो उससे टिक टॉक की साउंड निकलती है। तो ये जो टिक टॉक साउंड का इस्तेमाल किया गया, ये हमारा ओनोमेटोपिया है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो हमारे सामने निकल कर आता है वो है ऑक्सीमोरॉन। अभी ऑक्सीमोरॉन होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहती है पुटिंग टुगेदर 2 अपोजिट वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग, यानी कि 2 अपोजिट वर्ड्स को क्या किया जाएगा, साथ में लिया जाएगा, ताकि उससे कोई नई मीनिंग बन सके। अब इसका पर्पज़ क्या है पहले वो जान लेते हैं। इसका पर्पज़ है क्रिएट्स सरप्राइजिंग और क्लेवर इफेक्ट, यानी कि राइटिंग में सरप्राइजिंग एलिमेंट या क्लेवर इफेक्ट को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है द रूम वॉज फिल्ड विद अ डीफनिंग साइलेंस। अब यहाँ पर एक वर्ड डीफनिंग यूज़ किया गया, देन साइलेंस यूज़ किया गया, यानी कि ये 2 अलग अलग वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया ताकि एक नई मीनिंग क्रिएट हो सके। यानी कि सेंटेंस का जब हम पूरा मतलब निकालने की कोशिश करते हैं तो कमरे में बिल्कुल शांति छाई हुई थी, ये कहने का मतलब इससे निकल रहा है। देन इसी तरीके से हमारे पास एक एग्जांपल और आता है बिटर स्वीट मेमोरीज। अब यहाँ पर बिटर का भी इस्तेमाल किया गया, स्वीट को भी इस्तेमाल किया गया। इसका मीनिंग हम ये निकाल सकते हैं कि जो हमारी मेमोरीज हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी एंड पर भी हैं और थोड़ा सा बुरी एंड पर भी हैं, यानी कि हमारी मेमोरीज में अप्स और डाउन्स दोनों को दिखाने के लिए बिटर स्वीट वर्ड को इस्तेमाल में लाया गया है। अगला हमारे सामने फिगर ऑफ स्पीच निकल कर आता है पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स होता क्या है इसे समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। अ स्टेटमेंट दैट सीम्स इम्पॉसिबल और सिली बट इज़ एक्चुअली ट्रू और मेक्स यू थिंक, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट इसमें दिया रहता है जो कि इम्पॉसिबल लगता है और सिली लगता है, लेकिन जब हम एक्चुअल में उसकी बात करते हैं तो वो ट्रू होता है और वो हमको सोचने पर मजबूर कर देता है। ये पैराडॉक्स है। अब इसका पर्पज़ क्या है, एक बार पर्पज़ देख लेते हैं। पर्पज़ है मेक्स रीडर्स पॉज एंड रिफ्लेक्ट, गिव्स डीपर मीनिंग, यानी कि जब हम पैराडॉक्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी राइटिंग में तो रीडर्स को वहाँ पर एक पल के लिए पॉज देना पड़ता है समझने के लिए कि आखिर राइटर कहना क्या चाहता है। उसके अलावा रिफ्लेक्ट क्या हो रही है उससे बातें, उसको समझने के लिए। देन ये एक डीपर मीनिंग अपने अंदर लेकर आता है। अब ये डीपर मीनिंग है क्या, इसको एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आया लेस इज़ मोर। अगर आप इसे नॉर्मली देखेंगे इस सेंटेंस को, लेस इज़ मोर, आपको लग रहा होगा कि कम ज़्यादा है, लेकिन अगर इसका हम डीपर सेंस निकालने की कोशिश करें तो अलग अलग मीनिंग निकलेंगी। जैसे हम ये कह सकते हैं कि किसी के पास खाने को एक रोटी तक नहीं है, किसी के पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा है, और किसी के पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी है। तो जिसके पास एक ही रोटी है तो वो उस इंसान से तो अच्छा है जिसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो कम है लेकिन है, उसके लिए वो क्या कर रही है, लाइफ सेविंग का काम कर रही है। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं लेस इज़ मोर, यानी कि इसने हमें डीपर सेंस पर सोचने के लिए मजबूर किया। ये हमारा पैराडॉक्स है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने निकल कर आया
देयर इज़ नो वन सो पुअर एज वेल्दी माइजर, यानी कि यहाँ पर इस लाइन में ये कहा गया है कि गरीब वो नहीं है जो वास्तव में गरीब है, गरीब वो है जो अमीर तो है लेकिन क्या है, कंजूस है। उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया, डीपर तरीके से सोचने में इसको यूज़ में लाया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर, पेरिफ्रेसिस या सर्कमलोक्यूशन। अब जो ये सर्कमलोक्यूशन है इसमें दो वर्ड छिपे हुए हैं, एक है सर्कम, एक है लोक्यूशन। अब सर्कम जो है वो सर्कल को डिनोट करता है, सर्कल कैसा होता है, गोल। और जो लोक्यूशन वर्ड है ये लोक्वा वर्ड से आया है, लोक्वा का मतलब होता है बोलना, यानी कि किसी बात को आप गोल गोल बोल रहे हो, यानी कि डायरेक्ट कहने के बजाय उस बात को क्या आप कर रहे हो, घुमा फिरा कर बोल रहे हो, ये सर्कमलोक्यूशन या पेरिफ्रेसिस होता है। अब इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कहती है यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी टू एक्सप्लेन समथिंग सिंपली, यानी कि आप किसी चीज़ को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हो, मोर वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि इतनी नेसेसरी नहीं है, आप सीधे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते थे। एक बार इसका पर्पस देख लेते हैं। पर्पस है मेक्स स्पीच इनडायरेक्ट और पोलाइट और एड्स ह्यूमर। अब सिंपली देखें तो इसको स्पीच को इनडायरेक्ट करने की कोशिश की जाती है या पोलाइट करने की कोशिश की जाती है या उसमें ह्यूमर को ऐड करने के लिए पेरिफ्रेसिस या सर्कमलोक्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है द लॉन्ग येलो फ्रूट। अब देखो यहाँ पर राइटर सीधे कह सकता था बनाना, लेकिन उसने बनाना नहीं कहा, उसने बोला लॉन्ग येलो फ्रूट, यानी कि एक जो हमारे पास सिंपल किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन था वो न कहने के बजाय उसने क्या किया, उस बात को घुमा फिरा कर बोला। दूसरा एग्जाम्पल है अ टू एज्ड वेपन। अब यहाँ पर जो राइटर था वो सीधे लिख सकता था स्वॉर्ड, यानी कि तलवार वो लिख सकता था, लेकिन उसने ऐसा न लिखकर उसने क्या लिखा, अ टू एज्ड वेपन, यानी कि दोनों तरफ से उसमें धार है, ऐसे वेपन की वो बात कर रहा है। यानी कि हमने जो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा, पेरिफ्रेसिस या सर्कमलोक्यूशन एक इस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें डायरेक्ट किसी चीज़ को कहने के बजाय उसको घुमा कर बोला जाता है। अब इससे रिलेटेड हमने एक फिगर ऑफ स्पीच को प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अब उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने हाइपरबोल की बात की थी। अब हाइपरबोल और पेरिफ्रेसिस आपस में डिफरेंट कैसे हैं, पहले इसको भी समझ लेते हैं। हाइपरबोल में क्या था, एन एक्सट्रीम एक्सेजरेशन फॉर इफेक्ट। मैंने इसमें बोला था कि एक बच्चा है वो पढ़ने में अच्छा है, इस क्वालिटी को बताने के लिए हमने उसमें और एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, जैसे वो बच्चा खेलने में भी अच्छा है, वो बच्चा बोलता भी अच्छा है, वो बच्चा पढ़ता भी अच्छा है, यानी कि मैंने ओवर एक्सेजरेशन कर दिया था उस बात का। लेकिन जब मैं पेरिफ्रेसिस की बात करता हूँ, पेरिफ्रेसिस एक ही बात को बोलेगा लेकिन उसको घुमा कर बोलेगा, जैसे केला न बोलकर एक पीला लंबा फल, उसने ये बोला। और हाइपरबोल में क्या था, उसने बोलना था कि बच्चा पढ़ता है, लेकिन उसने पढ़ने के अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया कि पढ़ता भी है, खेलता भी है, बोलता भी अच्छा है, ये हाइपरबोल है। तो आपने हाइपरबोल और पेरिफ्रेसिस के बीच डिफरेंस को समझना है। मूव करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर, जो कि है पर्सोनिफिकेशन। अब ये पर्सोनिफिकेशन है क्या, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कहती है गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू समथिंग नॉट ह्यूमन, यानी कि जैसा इसका नाम है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में कौन सा वर्ड छिपा हुआ है, पर्सन, यानी कि पर्सन के ट्रेट किसी नॉन ह्यूमन को दे देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। अब इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है मेक्स डिस्क्रिप्शन विविड एंड रिलेटेबल, यानी कि डिस्क्रिप्शन को विविड या रिलेटेबल बनाने के लिए पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये बेहतर तरीके से हमें समझ आए। पहला एग्जाम्पल है द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। क्या विंड कभी विस्पर करती है? और इसी तरीके से जब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द सन्स फ्यूरी ग्लेड डाउन ऑन द लैंड एज इफ इट वांटेड टू बर्न एवरीथिंग इट सॉ। अब ये फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। क्या सन कभी गुस्सा करता है? लेकिन जो ये सन्स फ्यूरी यहाँ पर यूज़ किया गया, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अत्यंत धूप पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसको दिखाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए इसमें पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके से जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ह्यूमन ट्रेट्स देते हैं, पर्सन के जो ट्रेट्स हैं, लिविंग ट्रेट्स को हम देते हैं, वो हमारा पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है पन। अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं।
डेफिनेशन कहती है अ वर्ड दैट साउंड अलाइक और हैव मोर देन वन मीनिंग, यानी कि पन के अंदर एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है और उसका साउंड सेम होगा। अब ये बात आपको हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगी हो, लेकिन जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पर्पज़ लिख देते हैं। पर्पज़ इसका होता है क्रिएट्स ह्यूमर और डबल मीनिंग्स के लिए। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये बात क्लियर हो सके। एग्जाम्पल है इफ़ लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। अब जो ये लिवर वर्ड है, मैंने क्या बोला था, साउंड अलाइक, एक जैसा साउंड करेगा लेकिन उस वर्ड के क्या होंगे, एक से ज़्यादा मीनिंग होंगे। अब ये लिवर का मतलब यहाँ पर हमारे जो शरीर का हिस्सा है वो लिवर भी हो सकता है, और ये लिवर का मतलब जीने वाला भी हो सकता है। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब क्या आया, इफ़ लाइफ वर्थ लिविंग, अगर जिंदा रहना वर्थ इट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द लिवर, यानी कि जीने वाले पर भी डिपेंड हो सकता है और हमारे जो शरीर का अंग लिवर है उस पर भी डिपेंड हो सकता है। यानी कि जब डबल मीनिंग वाली बातें खेली जाएंगी किसी वर्ड के साथ, वो हमारा पन कहलाता है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई यूज टू बी अ बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट। अब जो ये इंटरेस्ट वर्ड है ना, ये पन है। ये कैसे पन है, अब यहाँ पर देखो, आई यूज टू बी अ बैंकर, मैं बैंकर हुआ करता था, बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट, मैंने इंटरेस्ट खो दिया। अब ये इंटरेस्ट ब्याज वाला भी हो सकता है और ये इंटरेस्ट वाला होता है जो पसंद होती है चीज़ें, वो इंटरेस्ट भी हो सकता है। आपने स्पेलिंग पर नहीं जाना है, आपने इसके साउंड पर जाना है, क्योंकि पन बात करता है सिमिलर साउंड की, होमोफोन्स की बात करता है, और उसकी मीनिंग आपकी क्या होंगी, एक से ज़्यादा होंगी। वो हमारा क्या कहलाता है, पन कहलाता है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटिशन। ये बहुत आसान फिगर ऑफ स्पीच है। इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कहती है रिपीटिंग अ वर्ड और फ्रेज फॉर एम्फेसिस, यानी कि किसी बात पर जोर डालने के लिए एक वर्ड को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है, या किसी फ्रेज को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। पर्पज़ इसका वही है कि आइडियाज़ को स्ट्रॉन्ग करना और मेमोरेबल बनाना। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। आप देखो इस फ्रेज को इसने बार बार रिपीट किया, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है एलोन, एलोन, ऑल एलोन। अब इसने क्या किया, एलोन वर्ड को क्या किया, इतने बार इसने रिपीट किया, और ऑल को भी इसने क्या किया, रिपीट किया। अब जो ये फ्रेज और ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच रिपीटिशन कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने पिछले क्लास में आपको रिपीटेशन से रिलेटेड कुछ फिगर ऑफ स्पीच बताए थे, उनको मैं यहाँ पर साथ में लेकर चल रहा हूँ ताकि आपके बीच उन फिगर ऑफ स्पीच का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। हमने पिछले बार बात की थी एलिटरेशन की। एलिटरेशन में होता था रिपीटेशन ऑफ द सेम बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें क्या था, स्टार्टिंग में बिगनिंग साउंड जो होगा वो आपका कॉन्सोनेंट होगा, जैसे सी शेल्स, शी शेल्स बाय द शी शोर, ये एस साउंड बिगनिंग में आ रहा था। लेकिन जब हमने बात की अभी रिपीटेशन की, इसमें पूरा फ्रेज ही रिपीट हो जाता है, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, या वर्ड रिपीट हो जाता है, अलोन, एलोन, ऑल एलोन। इसी तरीके से हमने पिछली बार एक और देखा था, वो था एजोनेंस। एजोनेंस में भी चीज़ें रिपीट होती हैं, लेकिन वो रिपीट क्या हो रही थी, वोवल साउंड, और वो भी कहाँ हो रहा था, इनसाइड नियर बाई वर्ड्स। जैसे एक वर्ड हमारे यहाँ पर दिया गया, उसके अंदर एक वोवल साउंड आया, एक वर्ड दिया गया था उसके अंदर वोवल साउंड आया, फिर अगला वर्ड दिया उसके अंदर वो वोवल साउंड आया, देन ऐसे ही आगे सो ऑन। तो आपने एजोनेंस, एलिटरेशन और रिपीटेशन, इन तीनों के बीच डिफरेंस को समझना है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है रेटोरिकल क्वेश्चन। अब रेटोरिकल क्वेश्चन में होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। आस्किंग अ क्वेश्चन दैट डज नॉट रिक्वायर एन आंसर जस्ट मेक्स अ पॉइंट, यानी कि इस फिगर ऑफ स्पीच में एक क्वेश्चन को पूछा जाता है लेकिन उस क्वेश्चन का कोई आंसर दे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, बस उस क्वेश्चन को अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए या पॉइंट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका पर्पज़ क्या है, पहले वो देख लेते हैं। पर्पज़ है इंगेजेस द लिसनर्स एंड मेक्स देम थिंक, यानी कि लिसनर्स को इंगेज करने के लिए और उनको सोचने के लिए मजबूर करता है रेटोरिकल क्वेश्चन। अब एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ पाए। एग्जाम्पल है हु डज नॉट लव अ हॉलीडे। अब मैं इसको एक कहानी बनाने की कोशिश करूं। मान लिया जाए 5 फ्रेंड का एक ग्रुप है, वो लोग संडे को कहीं घूमने निकल जाते हैं, वो कहीं काम करते हैं, उन्हें संडे को छुट्टी मिली हुई है, वो चले जाते हैं। और जब वो घूमने लगे तो उनमें से एक दोस्त बोलने लगा आज का दिन मेमोरेबल हो गया यार, किसको छुट्टियाँ पसंद नहीं होती। अब जो उसने यहाँ पर ये लाइन यूज़ की, यार किसको छुट्टियाँ पसंद नहीं होती, उसने आंसर सामने से आएगा इसलिए इस्तेमाल नहीं किया,
उसने अपने पॉइंट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया कि छुट्टियां सबको पसंद होती हैं। ये होता है रेटोरिकल क्वेश्चन। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट इज़ इन द नेम। अब एक कहावत ही है कि नाम में क्या रखा है। अब सामने वाले से हम ये बात को एक्सपेक्ट थोड़ी करते हैं कि सामने वाले बताएगा कि नाम में क्या रखा है, बस वो एक कहावत है, नाम में क्या रखा है आप काम करते रहो। इस तरीके की चीज़ें क्या कहलाती हैं, वो कहलाती है हमारी रेटोरिकल क्वेश्चन। अगला फिगर ऑफ स्पीच है सार्केज्म। अब आपने ये सार्केज्म वर्ड हर जगह सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द लर्नर्स को इसके बारे में पता होगा। जिसको नहीं पता है फिर भी हम एक बार इसको ज़रूर देखेंगे। इसकी डेफिनेशन कहती है सेइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन ऑफन टू मॉक और हर्ट, यानी कि मॉक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। एक बार इसका पर्पस देख लेते हैं। पर्पस है क्रिटिसाइजेस और मॉक्स विद आयरनी, यानी कि आयरनी के साथ किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है या मॉक किया जाता है। एक बार इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ओह ग्रेट अनदर होमवर्क असाइनमेंट जस्ट आई नीड इट। अब जो यहाँ पर जिसको होमवर्क मिला हुआ है ना, वो होमवर्क से खुश नहीं है, वो सार्केज्म कर रहा है, यानी कि जो सामने वाला कह रहा है उसके अपोजिट वो कह रहा है, उसके अपोजिट वो बातें बता रहा है ताकि सामने वाले को वो क्रिटिसाइज़ कर पाए। जैसे इस एग्जाम्पल में हुआ कि अच्छा एक और होमवर्क असाइनमेंट आ गया, वाह ये तो मैं चाहता था। अब वो टीचर को डायरेक्ट तो नहीं कह सकता ना कि मेरे को ये तुमने होमवर्क क्यों दिया, उसने क्या किया, सार्केज्म का इस्तेमाल किया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है यू हैव बीन वर्किंग सो हार्ड जस्ट लुक एट हाउ क्लीन योर डेस्क इज़। अब मान ले जाए दो दोस्त साथ में रहते हैं, उसमें से एक दोस्त ने बोला कि मैं तो बहुत हाइजीन मेंटेन करता हूँ, बहुत साफ़ सफाई मेंटेन करता हूँ। दूसरे दोस्त ने सार्केज्म वाले पॉइंट में सीधे बोल दिया, मान लीजिए उसको उसके डेस्क में धूल दिख गई। उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि तुम्हारी डेस्क में धूल है, उसने सार्केज्म का इस्तेमाल किया, वाह यार तू तो बड़ा साफ सफाई मेंटेन करता है बिल्कुल अपने डेस्क की तरह। जो इसने अभी यहाँ पर ये लाइन यूज़ की वो सार्केज्म है। उसने क्या किया, उसको मॉक करने के लिए वो यूज़ किया, उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए इस लाइन का इस्तेमाल किया। अगला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। अब ये सिमिली क्या है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिमिली है, डेफिनेशन कहती है कंपेयरिंग टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। कुछ इसी तरीके के फिगर ऑफ स्पीच को हमने पिछली क्लास में भी देखा था, उसे हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके बीच किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे। उससे पहले हम एक बार पर्पस देख लेते हैं। पर्पस है मेक्स डिस्क्रिप्शन ईजियर टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो भी हमारे सामने डिस्क्रिप्शन रखा है उसको ईजी तरीके से समझने के लिए सिमिली का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है एज बिजी एज अ बी, यानी कि बीच में कौन सा वर्ड आ गया, एज। हमने बात की थी एज आएगा, लाइक आएगा, इस तरीके के वर्ड यूज़ किए जाएंगे कंपेयर करने के लिए। अब जैसे हम किसी इंसान के बारे में मान लीजिए यहाँ पर कह रहे हैं एज बिजी एज बी। अब जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, चुपचाप अपने शहद को बनाने के लिए कभी फूल पर जा रही है, फिर वापस छत्ते पर आ रही है, वो बहुत बिजी है अपने काम में। ऐसे ही हम किसी को दिखाने के लिए कि यार तुम तो बहुत बिजी हो, किसकी तरह, बी की तरह। तो ये जो एज हमने बीच में यूज़ किया ये सिमिली है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज ब्रेव लाइक अ लायन। अब हमने किसी के बारे में बताया कि वो ब्रेव है, और ब्रेव कैसा है, लायन की तरह, लेकिन हमने इसको किस से कंपैरिजन किया, लाइक वर्ड का हमने इस्तेमाल किया। तो जब हम दो चीज़ों को कंपैरिजन के लिए लाइक एज इस तरीके से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा सिमिली कहलाता है। लेकिन हमने लास्ट क्लास में बात की थी मेटाफर की। मेटाफर क्या था, मेटाफर था सेइंग वन थिंग इज अनदर टू शो सिमिलैरिटी विदाउट लाइक और एज। अब मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में हम ना तो लाइक का इस्तेमाल करते हैं ना एज का इस्तेमाल करते हैं, बट हम वहीं पर बात करें सिमिली की, तो सिमिली में हम लाइक और एज दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा हमारे पास मेटाफर का एग्जांपल है टाइम इज़ अ थीफ। हमने कहीं पर ये नहीं कहा कि टाइम इज़ एज अ थीफ, या हमने ऐसा भी नहीं कहा कि टाइम इज़ लाइक अ थीफ, हमने सीधे बोला टाइम इज़ अ थीफ। ठीक है, तो आपने इन दोनों फिगर ऑफ स्पीच के बीच का डिफरेंस समझना है और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है सिनेक्डिकी। अब इसको प्रोनाउंस करने में भी बहुत लोगों को तकलीफ हो सकती है, इसे भी हम प्रोनाउंस करना एक बार सीखेंगे। सबसे पहले हमने इसके स्टार्टिंग के 5 लेटर को लेना है, फिर हमने इस डी को लेना है, फिर उसके बाद लास्ट के 4 को लेना है। अब हमने इसमें क्या करना है, इस ओ को साइलेंट समझते हुए आगे बढ़ना है। जब हमने इन 5 को प्रोनाउंस किया तो क्या आया, सिनेक। देन हमारे पास ड का साउंड आया, लेकिन ओ हमारे पास क्या है, साइलेंट है। तो जब हमने इस डी को बाकी के बचे हुए लेटर्स के साथ बोला तो ये आता है डिकी, यानी कि ये पूरा वर्ड क्या आया, सिनेक्डिकी। ठीक है,
तो इसका डेफिनेशन क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है यूजिंग अ पार्ट टू रिफर टू द होल और वाइस वर्सा, यानी कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो उसके पार्ट का इस्तेमाल किया जाएगा या उसके होल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये बात कुछ आपके सामने टफ आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बेहतर तरीके से समझेंगे। एक बार आप इसका पर्पज़ समझ लो। पर्पज़ है मेक्स लैंग्वेज सिंपलर और मोर पावरफुल, यानी कि सिनेक्डिकी का इस्तेमाल लैंग्वेज को सिंपल बनाने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है इंडिया वॉन द T20 वर्ल्ड कप इन 2024। अब जो मैंने यहाँ पर इंडिया वर्ड यूज़ किया, इंडिया क्या है, एक होल है, यानी कि एक पूरा नेशन की बात कर रहा है। लेकिन क्या पूरा इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप को जीता? क्या पूरा देश इस T20 वर्ल्ड कप को जीता? बिल्कुल नहीं। टीम इंडिया की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि जब हमने इंडिया वर्ड का यूज़ किया एक पार्ट को दिखाने के लिए, वो हमारा क्या है, सिनेक्डिकी है। अगला एग्जाम्पल है गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। अब इस सेंटेंस में जो ये ब्रेड वर्ड यूज़ किया गया, ये केवल ब्रेड को दिखाने के लिए यूज़ नहीं किया गया, ये ब्रेड दिखा रहा है पूरे खाने को। अगला फिगर ऑफ स्पीच है हमारे सामने टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? टोटोलॉजी की डेफिनेशन है सेइंग द सेम थिंग ट्वाइस ऑफन इन डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि एक ही चीज़ को दो बार बोला जाएगा लेकिन दोनों बार बोलने के लिए डिफरेंट वर्ड का यूज़ किया जाएगा। अब इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है एड्स एम्फेसिस और क्लैरिटी इवन इफ़ इट इज़ रिडंडेंट, यानी कि किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए या क्लैरिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं इट वॉज़ अ फ्री गिफ्ट। अब क्या है, जो गिफ्ट है वो ऑलरेडी क्या होता है, फ्री होता है, लेकिन इस गिफ्ट को एम्फसाइज करने के लिए इस फ्री वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। इसी तरीके से दूसरा जो हमारे सामने एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है ही एंटर्ड इनसाइड द रूम क्विकली। अब यहाँ पर जो इनसाइड वर्ड यूज़ किया गया ये एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है इस सेंटेंस में, क्योंकि जो एंटर्ड वर्ड है ये अपने आप में ही सफिशिएंट है कि कोई इंसान रूम के अंदर जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इनसाइड वर्ड है इसको इसीलिए यूज़ में लाया गया ताकि एम्फसाइज किया जा सके बात पर। तो ये था फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।